उड़ीसा के राउरकेला के पास एक गांव है कलाहंडी। देखा जाए तो ये जगह छोटा नहीं है और शायद इतना पिछड़ा हुआ भी नहीं है, पर ये बात कुछ साल पहले की है। गांव अच्छा था, पर कुछ दिनों के बाद अचानक से गांव में एक अजीब सी अफवाह फैल गई। अब जिन्होंने उसे खुद से नहीं झेला उनके लिए तो अफवाह ही थी, और जिनके साथ ये घटना घटी थी उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं है ये। इस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर यहाँ कभी आया नहीं, या किसी डॉक्टर ने यहाँ अपना क्लिनिक लगाने का नहीं सोचा, और ये भी नहीं है कि लोगों के पास यहाँ पैसों की किल्लत है इतनी कि फीस ना दे पाए। पर फिर भी कोई भी डॉक्टर यहाँ कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं टिकता इस गांव में। ज़्यादातर डॉक्टर या तो डर के भाग जाते हैं, या अगर नहीं गए तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। गांव के लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, पर गांव में बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं। गांव के ईंटों से बने रास्ते पे डॉक्टर गौतम धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ते जा रहा है। गौतम साइकिल से ही चला रहा है। पिछले 2 हफ्तों से लगभग हर 2 दिन के बाद, और अब तो हर 1 दिन के बाद गौतम को इस गांव में आना जाना पड़ रहा है। गांव के एक जाने माने आदमी विजय दास के घर में उनकी बेटी की तबीयत खराब है, पर जब गौतम उसे देखने जाता है तो उसकी तबीयत ठीक रहती है, ना बुखार ना कुछ। फिर रात को उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है, और अगले दिन पहले से थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, सेहत गिर जाती है। गौतम धीरे धीरे दास बाबू के घर पहुंच गया। डॉक्टर बाबू आइए आइए, आपका इंतजार कर रहा था मैं। डॉक्टर साहब की वहाँ बहुत ज़्यादा खातिरदारी और अहमियत है। कैसी है रेनू, अब कुछ सुधार है कि नहीं? अब मैं क्या बताऊं, चलिए आप खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर गौतम धीरे धीरे एक कमरे में दाखिल हुए। एक बड़े से पलंग पे रेनू लेटी हुई है, आंखें बंद है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। तबीयत अच्छी खासी हंसती खेलती हुई रेनू को अचानक से न जाने क्या हो गया है। गौतम ने रेनू को थोड़ा चेक किया और देखा, और डॉक्टर के चेहरे पे आश्चर्य के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। कमरे में डॉक्टर के अलावा दास बाबू, उनका लठैत, उनका नौकर भोला और उसकी पत्नी भी है। दास बाबू की पत्नी कुछ साल पहले ही चल बसी। समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल है। बुखार, प्रेशर, टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गए हैं, वो भी नॉर्मल है, पर फिर भी जाने इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों बिगड़ती जा रही है? डॉक्टर साहब, मैंने तो पहले ही बोला है आपको कि इसकी तबीयत रात को ही खराब होती है, दिन को तो ठीक ही रहती है। अब तो और ज़्यादा बिगड़ते जा रही है तबीयत इसकी। हाँ, वो तो आपने बताया है, पर इसके लिए मुझे इसे पूरे दिन निगरानी में रखना पड़ेगा, और आप इसे शहर के अस्पताल में भर्ती भी नहीं करवा रहे हैं। हाँ वो तो मैं जानता हूँ। एक काम करिए, आप 1-2 दिन यहीं रुक जाइए। 1-2 दिन रात को इसे देख लीजिए और आखिर की तबीयत क्यों खराब हो रही है पता कर लीजिए। वो सब तो ठीक है, पर इस गांव के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, इसलिए कोई डॉक्टर यहाँ रुकता नहीं। मैं इन सब बातों को ज़्यादा मानता तो नहीं लेकिन बिना वजह का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। मैं अपने आदमी आपके कमरे के बाहर रात भर पहरे पे रखूँगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप बस मेरी बेटी की देखभाल कर लीजिए और दया करके इसे ठीक कर दीजिए। गौतम ने थोड़ा सोचा और फिर सहमते हुए हाँ कर दी। बोला, डॉक्टर साहब के रहने का इंतजाम कर दो। दास बाबू के कहनुसार भोला ने डॉक्टर साहब के रहने का इंतजाम पास ही के कमरे में कर दिया। ये एक छोटा सा घर है जिसमें बस एक ही कमरा था, शायद ये मेहमानों के रहने के लिए ही बनाया गया था। धीरे धीरे शाम ढलाई। डॉक्टर साहब के लिए घर के ठीक बाहर शाम को भोला ने आग जला दी। डॉक्टर साहब को अकेला न लगे इसलिए दास बाबू ने कुछ देर के लिए भोला को उनके साथ रहने को कहा। खाना पीना होने के बाद डॉक्टर साहब भोला के साथ आग के पास बैठे हुए थे। दिन में गांव में चहल पहल थी, और अब रात होते ही खामोशी पड़ गई थी। दूर से जंगली जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी और झिंगुर की आवाज़ भी आ रही थी, पर आग के सामने बैठना सुकून से भरा था। भोला, एक बात बताओ, तुम्हें भी लगता है कि गांव में जो अफवाह फैली है कि कोई डॉक्टर सही सलामत गांव में टिक नहीं पाता, क्या ये सही है? साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से कभी देखा तो नहीं है, लेकिन कुछ मैंने और मेरे दोस्तों ने और बाकी लोगों से सुना है। उनका मानना है कि ये सही बात है। उनको तो ये भी पता है कि शुरू कब और कैसे हुआ था। क्या हुआ था? ठीक तो पूरी बात नहीं पता है। आज से करीब 4 महीने पहले गांव के एक आदमी मोहंता की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उस समय गांव में 2 डॉक्टर थे। मोहंता उनके पास गया, देर रात हो गई थी, पर फिर भी वो उनके पास गया। उसने उन दोनों से बहुत मेहनत की कि उनके साथ चले और इलाज करे, पर उन दोनों ने रात में जाने से मना कर दिया। इलाज के अभाव में महंता की पत्नी ने रात में ही दम तोड़ दिया। महंता अपनी पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी रात में ही दम तोड़ दिया। कई दिनों तक लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं चला, और 8-9 दिनों के बाद लोगों को उस बात का पता चला, और 10वें दिन दोनों डॉक्टरों की लाश उनके घरों में मिली, और तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन के बाद जो भी डॉक्टर रात को इस गाँव में रुका, उसने रात को ही गाँव में कुछ ऐसा देखा कि रात को ही गाँव से भाग गया। सच बोलूं तो उसके कई दिनों के बाद तक कोई डॉक्टर दिन में भी यहाँ नहीं आता था, और अब कुछ दिनों पहले से कम दिन में तो डॉक्टर आ जाते हैं, जिससे गांव वालों का थोड़ा बहुत इलाज हो पाता है। आपने बहुत हिम्मत का काम किया है साहब, जो यहाँ इस गांव में रात को रुक गए हैं।
रेनू की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। मेरा रात को रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है। अच्छा चलो अब मैं सो जाता हूँ। देर रात उठ के मुझे रेनू की तबीयत भी चेक करनी है। हाँ आप सो जाइए, 2 लोग आपके कमरे के बाहर पहरा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद डॉक्टर सोने चला गया। रात गहरी हो गई, हर तरफ सन्नाटा। धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ने लगा। डॉक्टर कुछ सोचते सोचते सोने चला गया। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद अचानक से उसके कमरे की खिड़की पे एक परछाई उभरी। ये परछाई कोई शैतानी ताकत थी, ये कोई भी बता सकता था। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए। धीरे धीरे उसके हाथ बढ़ने लगे। उसके दोनों हाथ बहुत ज्यादा बड़े और लंबे हो गए। धीरे धीरे वो दोनों हाथ डॉक्टर के गले तक पहुंचे। गौतम की नींद खुल गई। वो चिल्लाना चाह रहा था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी बाहर से अचानक एक लठैत आग लेके कमरे में दाखिल हुआ। आग देखते ही वो दोनों हाथ पीछे हो गए और परछाई गायब हो गई। गौतम घबरा के अपने बिस्तर पे बैठा रहा। वहीं पे भोला भी आ गया था। मैं तो आपको बुलाने आया था कि रेनू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तभी हमने देखा कि मकान की खिड़की पे वो शैतान था। तभी हम दोनों भागे भागे अंदर आए। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। गौतम ने बात सुनी और बहुत बहादुरी दिखाते हुए कहा, जो भी हो चलो रेनू के पास चलो। गौतम रेनू के पास गया और उसने देखा कि रेनू को बहुत तेज बुखार था और जैसे वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने दवा और इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में बुखार कम हो जाना चाहिए। ऐसा कह के वो वापस अपने कमरे में आ गया और बैठ गया। पर कुछ सोच के उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर उसने बाहर आग के पास बैठने का सोचा। वो जाके आग के पास बैठ गया। दोनों लठैत अभी भी पीछे खड़े थे घर के पास। सामने दास बाबू का घर दिखाई दे रहा था। दूर से रेनू के कमरे की खिड़की भी दिख रही थी। वो सब कुछ सोच रहा था जो उसके साथ हुआ था। तभी उसने देखा कि सामने में रेनू के कमरे के नीचे फिर से वही शैतानी परछाई उभरी। धीरे धीरे वो हवा में तैरने लगी और देखते देखते ऊपर की ओर चली गई। वहाँ से वो रेनू के कमरे में चली गई। गौतम लठैत को लेकर तुरंत उसकी ओर भागा और गया। थोड़ी देर में वो रेनू के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि वो परछाई रेनू के ऊपर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके प्राण खींच रही हो। लठैत चिल्लाते हुए अंदर घुसा और तभी वो परछाई अचानक से गायब हो गई। रेनू जैसे हिल नहीं पा रही थी, उसकी आंखें अभी भी बंद थी और वो तड़प रही थी। आवाज सुन के तब तक भोला और दास बाबू भी आ चुके थे। क्या हुआ डॉक्टर, अचानक से आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अभी तो मैं आ गया, पर मैंने जो देखा उस समय एक बात तो साफ साफ बता सकता हूँ कि रेनू को मेरे या किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ और ही है जिसकी वजह से इसकी ये हालत है। फिर गौतम ने सारी बात दास बाबू को बताई। दास बाबू बड़ी सोच में पड़ गए। फिर भोला ने कहा, मालिक अब तो अपनी गलती मान लीजिए। आपकी वजह से रेनू बेटी की जान खतरे में आ गई है। हो ना हो ये महंता या उसकी पत्नी के प्रेत का ही काम है। शायद आपका बदला वो अपनी बेटी से ले रहे हैं। दास बाबू बड़ी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं किसी आत्मा से नहीं डरने वाला और मैं मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब ने सब देख लिया। आखिर पता तो चला कि क्या वजह थी रेनू की तबीयत खराब होने की। मैं आज ही ये किस्सा खत्म कर दूंगा, बहुत हो गया ये। ऐसा कह के दास बाबू अपने लठैत को लेके वहाँ से निकल गए। उसी समय धीरे धीरे वो लोग एक छोटे से मकान के पास पहुंचे। उन्होंने आसपास देखा। दास बाबू बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। इधर गौतम बड़ी सोच में था। उसके पास भोला और उसकी पत्नी खड़े थे। गौतम को लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और शायद आप लोग कोई बात छुपा रहे हैं। आखिर दास बाबू क्यों और कहाँ गए इस वक्त? मैं बताता हूँ आपको सब। दास बाबू उस गांव के बड़े आदमी हैं। उनके पास काफी जमीन है। कुछ जमीन तो उन्होंने अपने आप खरीदी है और कुछ जैसे तैसे हथियाली है। लोगों को कर्ज देके अगर कोई चुका नहीं पाया या किसी और बहाने से ये लोगों की जमीन हथियार लेते हैं। कई दिनों से इनकी नजर महंता की जमीन पे थी और महंता ने जमीन बेचने से मना कर दिया। डराने धमकाने के बाद भी उसे साफ साफ मना कर दिया और तो और उसने जाके पुलिस में शिकायत कर दी। इस वजह से दास बाबू खुलेआम उसे धमका भी नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन अब लगता है एक ही रास्ता बचा है वो जमीन पाने का। एक काम करो, ये ले जाके महंता के कुएं में डाल देना और जाके गांव के दोनों डॉक्टरों को ये पैसे दे देना और बताना कि उन्हें मदद नहीं करनी है उनकी। दास बाबू के कहे के अनुसार उन दोनों ने जाके महंता के कुएं में जहर डाल दिया, धीमा जहर। उस पानी से खाना बनाने के बाद महंता की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। रात जब महंता बाजार से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को तड़पते हुए पाया। वो डॉक्टरों के पास गया पर दोनों में से किसी डॉक्टर ने उसकी मदद नहीं की। तड़प तड़प के उसकी पत्नी की जान चली गई। उसके बाद महंता ने भी दम तोड़ दिया। उसके कुछ ही दिन के बाद दास बाबू ने जमीन हड़प ली। पर फिर उसके कुछ ही दिनों में दोनों डॉक्टरों की लाशें बरामद हुई। तब से दास बाबू के डर के जी रहे हैं। और ये राज बस मुझे पता है, पर शायद उनके कर्मों की सजा वो आत्माएं अब रेनू को दे रही हैं।
हर दिन धीरे धीरे तड़प तड़प के वो भी मर रही है। ये बात सुन के गौतम को गुस्सा भी आया और महंता और उसकी पत्नी पे दया भी। उसने एक बात गौर किया, भोला की पत्नी पर अजीब तरीके से उसे देख रही है। इधर झोपड़ी में, जला डालो उस झोपड़ी को, इस झोपड़ी के साथ उनका सब कुछ चल के राख हो जाएगा। बहुत झेल चुका हूं मैं ये सब। उनका लठैत अब मशाल लेके झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो झोपड़ी को आग लगाने वाला था, उसको किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। अचानक एक शैतानी साया उसके सामने आया और अचानक से उसने लठैत के ऊपर छलांग लगा दी। देखते ही देखते कुछ ही देर में लठैत मर चुका था। दास बाबू उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा गए। वो मुड़ के वहां से भागने लगे। उनकी सांसें फूल रही थी, पर तभी वही शैतानी साया वहां फिर से आया। इस बार दास बाबू की बारी थी। शायद यही महंता का बदला था। वो प्रेत उनकी ओर झपटा और पलक झपकते ही उसने उनके गर्दन का एक बड़ा हिस्सा काट खाया। दास बाबू की लाश जमीन पर पड़ी थी और फिर कुछ ही देर में वो साया वहां से गायब हो गया। इधर गौतम ने भोला से कहा, आप दोनों को पता है क्या वो कहाँ गए हैं? भोला तुम मेरे साथ चलो और आप रेनू का ख्याल रखिए, पर पीछे कोई था नहीं। डॉक्टर बाबू आप किससे बात कर रहे हैं? अरे मैं तो बस आपकी पत्नी को बोल रहा था, अभी तो यहीं पे थी ना, कहाँ गई? भोला ने फिर डरते डरते कहा, डॉक्टर बाबू मेरी कोई पत्नी नहीं है, और जब से आप यहाँ पे आए हैं यहाँ रेनू के अलावा और कोई औरत नहीं थी। शायद अब महंता और उसकी पत्नी दोनों को मुक्ति मिल चुकी थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टारगेट है 5000 लाइक्स का और 50,000 सब्सक्राइबर्स का। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।